हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। साथियों, क्लास 12th इतिहास आपका पेपर होने वाला है 27 मार्च को, और 27 मार्च में आने वाले पेपर का सॉल्यूशन हम लेकर के आए हैं साथियों। तो आप सभी का इंतज़ार है कि हमको ऐसा पेपर बनाएं, ऐसा पेपर बताइए ताकि हमारे बहुत अधिक सवाल है परीक्षा के अंदर आए। तो हम साथियों आपकी मेहनत के लिए 10 मॉडल पेपर तैयार कर रहे हैं जो आपकी साल भर का निचोड़ है, और इन 10 पेपरों में से बहुत ज़्यादा सवाल आपको परीक्षा के अंदर हूबहू देखने को मिलेंगे। इनकी सारी पीडीएफ साथियों आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप आरबीएसई बोर्ड क्लास 6 से 12th के अंदर मिल जाएगी। इसके अलावा आपको इन पेपरों के अंदर 2010 से लेकर के 2022 के बीच में आए हुए प्रश्नों को भी हम साथ में ऐड किया है ताकि कोई भी प्रश्न आए तो हमारे पेपरों में से आए। ठीक है साथियों, तो आप सॉल्यूशन जरूर देखिएगा, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने कहा है साथियों, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। तो अभी आपको है लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई है, लेकिन जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी शानदार होगी। इस बात को अपने ज़हन में रखिएगा। तो साथियों, एक बार इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए दोस्तों, सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल पूछा है, निम्नलिखित में से किस स्थान से हड़प्पावासी सोना मंगवाते थे? तो साथियों, जो हड़प्पावासी सोना है वो कहाँ से मंगवाते थे? दक्षिण भारत से मंगवाते थे। दूसरा है साथियों, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है साथियों? चाणक्य हैं। नेक्स्ट है तीसरा सवाल साथियों, आपसे पूछा है, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र विवाह के कितने प्रकारों को अपनी स्वीकृति देते हैं? तो इसका सही आंसर होने वाला आपके, ये विवाह के कितने प्रकारों को स्वीकृति देते हैं साथियों? 4 प्रकारों को स्वीकृति देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है चौथा सवाल, सेनापति मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को कब विजिट कर लिया था? तो साथियों, सेनापति मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को कब विजिट किया था? 711 ईस्वी के अंदर किया था। कब किया था? 711 ईस्वी के अंदर किया था। ठीक है। पांचवा है, विजयनगर के समीप कृष्णदेव राय ने अपनी उपनगर की स्थापना की, यानी जो विजयनगर के समीप है कृष्णदेव राय ने किस उपनगर की स्थापना की थी? तो साथियों, कृष्णदेव राय ने नगलपुरम नामक उपनगर की स्थापना की थी। ठीक है। आगे आपसे पूछा है सवाल संख्या 6, और सवाल संख्या 6 साथियों, एम मुक्त मल्यद नामक कृति निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो साथियों, ये रचना किसकी है? कृष्णदेव राय की है। ये किस भाषा के अंदर लिखी गई साथियों? ये जो रचना है ए मुक्त मल्यद, ये आपके तेलुगु भाषा के अंदर लिखी गई है। कौन सी भाषा के अंदर? तेलुगु भाषा के अंदर लिखी गई है। और है किसकी साथियों? कृष्णदेव राय की है। आगे साथियों, खरीफ की फसल किस ऋतु में आती है? तो साथियों, खरीफ की फसल किस ऋतु के अंदर आती है? पतझड़ ऋतु के अंदर आती है। अगर पूछे आपसे कि रबी की फसल है और किस ऋतु के अंदर आती है, तो उसका सही आंसर होगा बसंत ऋतु के अंदर आती है। ठीक है। अगला सवाल है साथियों, अकबर के साथ सर्वप्रथम किस राजपूत नरेश ने अपनी पुत्री का विवाह किया था? तो साथियों, अकबर मुगल शासक के साथ राजपूत शासक था, भारमल ने अपनी पुत्री का विवाह इनके साथ किया था। ठीक है ना। किसका? हरका बाई का विवाह अकबर के साथ किया था भारमल ने। ठीक है ना। तो ये इसका सही आंसर है। अगला है साथियों, सहायक संधि का जन्मदाता कौन है? तो सहायक संधि की जन्मदाता कौन है साथियों? इसके जन्मदाता है लॉर्ड वेलेस्ली। और सहायक संधि भारत के अंदर कब आपके साथियों, कब? 1798 के अंदर है ये सहायक संधि व्यवस्था लागू की गई थी। कब? 1798। ठीक है। अगला है साथियों, थुआ खालसा गांव की औरतों की शहादत पर हर साल कब कार्यक्रम आयोजित किया जाता है? बहुत अच्छा सवाल है साथियों। थुआ खालसा गांव की औरतों की शहादत पर हर साल है वो आपके कब साथियों? ये 13 मार्च को है साथियों। क्या है? शहादत पर हर साल कार्यक्रम का आयोजित किया जाता है 13 मार्च को।
आगे साथियों पूछा है भारतीय संविधान सभा को कब से कब तक के मध्य सूत्रबद्ध किया गया। तो साथियों दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच है सूत्रबद्ध किया गया था। ठीक है, आगे आपसे सवाल पूछा है साथियों कि संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव किसने पेश किया था। तो साथियों जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। ठीक है, अब रिक्त स्थान ये 5 नंबर फिक्स हो जाएंगे। इन 10 मॉडल पेपरों को पढ़ लेना, एक भी रिक्त स्थान बाहर नहीं जाएगा। इतने महत्वपूर्ण रिक्त स्थान इनके अंदर डाले गए हैं। ठीक है ना। तो पहला रिक्त स्थान पूछा साथियों कौन सी ईसा पूर्व से संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की। तो साथियों इसकी सही आंसर है आपके जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना की थी। दूसरा पूछा है साथियों सूफियों ने को इंसान एक कामिल माना। तो साथियों सूफियों ने किसको इंसान एक कामिल माना। तो याद रखना सूफियों ने मोहम्मद बिन कासिम को किसको साथियों सॉरी आपके पैगंबर मोहम्मद को क्या माना था साथियों, इंसान एक कामिल माना था। ये अच्छा सवाल है साथियों, सूफियों ने पैगंबर मोहम्मद को क्या माना, इंसान एक कामिल माना। ठीक है, तीसरा सवाल है साथियों कौन सी ईस्वी में सुएज नहर खुल जाने से विश्व अर्थव्यवस्था के साथ बम्बई के संबंध और मजबूत हुए। तो साथियों आपके 1800 कब 69 के अंदर है। सुएज नहर खुलने से क्या होता है, विश्व अर्थव्यवस्था के साथ बम्बई के संबंध और मजबूत हुए थे। अगला है साथियों अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन है कब प्रारंभ होता है, ये प्रारंभ होता है साथियों आपके अगस्त 1942 के अंदर होता है। अगस्त 1942 के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होता है। अगला सवाल पूछा साथियों आपके संविधान सभा के प्रारूप को पारित करने की जिम्मेदारी किसके पास थी। तो साथियों संविधान सभा के प्रस्ताव को पारित करने की जो जिम्मेदारी थी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के पास थी। किन के पास थी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के पास थी। ठीक है, अब अति लघुतरात्मक प्रश्न पूछा आपसे। तो यहाँ पर पहला सवाल यहाँ दिया है उन 2 पुरास्थलों का उल्लेख कीजिए जिनके आधार पर पुरातत्वविद ये मानते हैं कि हड़प्पी समाज के द्वारा कृषि के लिए जल संचय किया जाता था। तो ये आपके वर्ष 2014 के अंदर पूछा गया था। तो यहाँ पर है अफगानिस्तान में शोर्तगई नामक पूरा स्थल। ठीक है ना। दूसरा है वर्ण और जाति के कोई 2 अंतर बताइए। तो साथियों वर्ण और जाति के कोई 2 अंतर बताना है आपको। पहला बताना है साथियों आपको वर्ण मात्र 4 थे परंतु जातियों की कई निश्चित संख्या नहीं है। ठीक है ना, वर्ण मात्र कितने थे, वर्ण तो थे 4 बल्कि जातियों की कोई संख्या निश्चित नहीं है। और दूसरी आपको अंतर बताना है कि वर्ण व्यवस्था में अंतर्विवाह आवश्यक नहीं है परंतु जाति व्यवस्था में अंतर्विवाह अनिवार्य होता है। ठीक है ना, तो यानी अंतर्विवाह अनिवार्य होता है, याद रह जाएगा। दोनों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है। और अब आपसे एक ये वाला सवाल तो इम्पोर्टेंट है जो आए हुए ना, मैंने बोला है जो प्रश्न आए हुए हैं मैं हल करवा रहा हूँ तो आपको उनको एक अपनी नोटबुक बनानी है, उनके अंदर लिखते जाना है और उनके प्रश्नों को आप याद कर लेना। हर एक प्रश्न अंगुली पर होना चाहिए। रात को भी मैं अगर आकर के आपसे पूछूं कि बेटा इसका सही आंसर बता तो आपको आना चाहिए हाँ इसका आंसर ये है, तब जाकर के आप मेरिट में आओगे। ऐसे मेरिट में नहीं आ सकते हो। ठीक है ना, पढ़ने का थोड़ा तरीका बदलो। ठीक है ना, तरीका बदलोगे तो अपने आप ही आप उस लेवल पर आने लग जाओगे। तीसरा है साथियों संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी। अच्छा सवाल है साथियों। तो ये अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी साथियों, पाणिनि ने की थी। किसने की थी साथियों, पाणिनि ने की थी। आगे चौथा सवाल वेरी इंपॉर्टेंट आ रहा है साथियों। इब्न बतूता भारतीय डाक प्रणाली की कार्य कुशलता देखकर क्यों चकित हुआ, आंसर दीजिए। तो साथियों वर्ष 2016 के अंदर पूछा गया है तो यहाँ पर इसका सही आंसर लिखना है डाक व्यवस्था की कार्य कुशलता के कारण व्यापारियों के लिए न केवल लंबी दूरी तक सूचना और उद्धार भेजना संभव हुआ
बल्कि अल्प सूचना पर माल भेजना भी संभव हो गया था और सिंध से दिल्ली तक मात्र 5 दिनों में क्या है खबरें पहुंच जाती थी। इस कारण से इब्न बतूता भारतीय डाक व्यवस्था की जो प्रणाली या व्यवस्था की जो कार्यकुशलता देखकर वो चकित हो गया था। 5वां सवाल पूछा है, 2 ऐसे संतों के नाम लिखिए जिन्होंने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। बहुत अच्छा सवाल है साथियों। तो यहाँ पर पहला है, इसका सही आंसर है कबीरदास जी। कौन से दास जी? कबीरदास जी। और दूसरे कौन से दास जी है साथियों? तो दूसरे सूरदास जी नहीं है, गुरु नानक लिखना है। कौन? गुरु नानक है। कौन से नानक साथियों? गुरु नानक। तो आपके 2 ऐसे संत जो निर्गुण भक्ति की थी तो वह कबीर और गुरु नानक। अब आगे नेक्स्ट सवाल है, आपके अनुसार विजयनगर साम्राज्य के लोटस महल का निर्माण किस कार्य के लिए किया गया? तो साथियों बहुत अच्छा सवाल है। तो लिखना है, मैकेंजी के मानचित्र से पता चलता है कि यह परिषदीय सदन था और यह राजा अपने परामर्शदाताओं से मिलता था। ठीक है ना। तो मैकेंजी के मानचित्र से पता चलता है कि यह परिषदीय सदन था और यहाँ पर राजा है अपने परामर्शदाताओं से क्या करता था? मिलता था। ठीक है। अगला है साथियों, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई? बहुत अच्छा सवाल है साथियों। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना होती कब है? तो साथियों ये होती है 1784 को। कब होती है? 1784 को। ठीक है। और करने वाले कौन थे साथियों? सर विलियम जोन्स। कौन साथियों? सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। अगला सवाल है साथियों, नव गौतिक शैली का सबसे बेहतरीन उदाहरण कौन सा है? तो ये विक्टोरिया टर्मिनस है। कौन सा है? विक्टोरिया टर्मिनस है। ठीक है। अगला सवाल है, 1947 की हिंसा में जिंदा बचने वाले विभाजन को किन शब्दों से व्यक्त करते हैं? तो इसको साथियों 3 नामों से व्यक्त करते हैं। पहला है मार्शल लॉ, दूसरा मारा मारी, तीसरा रोला या हुल्लड़। ठीक है, ये याद रखने हैं। अगला सवाल पूछूं, शुद्धि आंदोलन किस संस्था द्वारा चलाया गया? तो साथियों शुद्धि आंदोलन किस संस्था द्वारा चलाया गया था? आर्य समाज द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा? आर्य समाज के द्वारा चलाया गया था। ठीक है। आर्य समाज की स्थापना किसने की और कब की? इसका आंसर आप साथियों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 11 नंबर है, एन.जी. रंगा की नज़र में असली अल्पसंख्यक कौन है? तो आपको बताना है एन.जी. रंगा की नज़र में असली अल्पसंख्यक गरीब और दबे कुचले लोग थे। कौन थे साथियों? गरीब और दबे कुचले लोग थे। नेक्स्ट है 12वां सवाल, संविधान के प्रारूप पर महत्वपूर्ण सुझाव देने वाले वकीलों के नाम लिखिए। तो पहले वकील थे साथियों गुजरात राज्य के थे और जिनका नाम था के.एम. मुंशी। क्या था? के.एम. मुंशी। और दूसरे वकील थे मद्रास के और उनका नाम था साथियों अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। क्या नाम था? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ठीक है। अब साथियों मैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों की चर्चा कर लेता हूं। जो भी प्रश्न आएंगे आप उनको सही ढंग से पढ़ना है और इसके सारे आंसर है हमारे टेलीग्राम ग्रुप RBSE बोर्ड क्लास 6 से 12 के अंदर PDF भेज दी जाएगी। ठीक है। चौथा सवाल है, धर्मसूत्र के अनुसार चारों वर्गों की आदर्श जीविका का उल्लेख कीजिए। 5वां है, महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के लिए क्या रास्ता दिखाया? 6ठा है, महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रमुख 4 स्थानों के नाम लिखिए। 7वां है, H.H. कोल का परिचय दीजिए। 8वां है, बर्नियर का ग्रंथ अपने गहन प्रेक्षण तथा आलोचनात्मक अंतर्दृष्टि तथा गहन चिंतन के लिए उल्लेखनीय है, स्पष्ट कीजिए। 9वां है साथियों, इब्न बतूता ने भारतीय बाजार का किस प्रकार से वर्णन किया? ठीक है। आगे विजयनगर साम्राज्य के नायक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 11 नंबर है साथियों, ग्राम पंचायत के मुख्य कार्यों का वर्णन कीजिए। 11वां सवाल इंपॉर्टेंट है साथियों, ग्राम पंचायत के मुख्य कार्यों का क्या कीजिए? वर्णन कीजिए। ठीक है ना। ये साथियों मुझे इतिहास का प्रश्न नहीं लग रहा है, कहीं से पॉलिटिकल से उठाया गया मेरे हिसाब से, थोड़ा आप देख लेना। ठीक है ना।
मनसबदारी व्यवस्था पर टिप्पणी लिखिए। ये अच्छा सवाल है साथियों। मनसबदारी जो व्यवस्था है पहले शुरू कौन करता है? अकबर ने की थी। और अकबर के प्रथम मनसबदार कौन थे? मनसबदार क्या होता है, इनके बारे में आप लिख करके आना है। ठीक है। अगला है साथियों, अबुल फजल द्वारा न्यायपूर्ण प्रभुसत्ता को एक सामाजिक अनुबंधन के रूप में किस प्रकार परिभाषित किया था? वर्ष 2013 और 15 के अंदर पूछा गया है। तो बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है ना। जो भी प्रश्न आए हुए हैं ना, उनको सही ढंग से पढ़ लेना। आगे है साथियों, पहाड़िया तथा मैदानी लोगों के बीच झगड़े के क्या कारण थे? अगला है, संतालों और पहाड़ियों के बीच लड़ाई हल और खुदाल के बीच लड़ाई थी। तो सिद्ध कीजिए। 2013 के अंदर पूछा गया है। बहुत अच्छा सवाल है। भारत विभाजन का औरतों पर क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है। आगे 17 नंबर है साथियों, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व विकसित महाजनपदों की विशेषताओं का वर्णन करें। बहुत अच्छा सवाल है। आया हुआ सवाल एक भी मत छोड़ना, हर एक सवाल याद कर लेना। ठीक है ना। चाहे कैसे भी करो, जो मैंने ट्रिक बताई है उसके हिसाब से कर लेना आप। नवा है साथियों, सूफी मत के विकास में कानखा और सिलसिला की भूमिका का उल्लेख करें। अवध की रियासत का अधिग्रहण किस प्रकार किया गया? अवध पर कब्जे में अंग्रेजों की दिलचस्पी क्यों थी? और 20वां है, भारत में आधुनिक औद्योगिक विकास की शुरुआत कैसे हुई? इम्पोर्टेंट लगाइएगा। ठीक है। अब आपसे 21 नंबर सवाल है, हड़प्पा वासियों द्वारा प्रयोग में लाई गई मोहरें, लिपि और बाट पर टिप्पणी लिखिएगा। ये तो आप लिख दोगे साथियों। सिंधु सभ्यता वाले सवाल तो गलत होने ही नहीं दोगे। ठीक है ना। इसके अलावा अतः में आप किन साक्ष्यों के आधार पर कह सकते हैं कि कृषि के लिए हड़प्पावासी विभिन्न साधनों का प्रयोग करते थे? और यहाँ पर मैंने कहा गांधी जी के आंदोलन से संबंधित सवाल आएगा तो सही ढंग से याद कर लेना, बाकी इधर उधर तड़पना नहीं है। ठीक है ना। 4 8 नंबर फोकट के मिल जाएंगे। ठीक है। हड़प्पा से सवाल आना तय है। और गांधी जी के भारत के जो संविधानता संग्राम के अंदर योगदान था, उनसे संबंधित चलाए गए आंदोलन, इनको थोड़ा सही ढंग से देख लेना। 22 नंबर सवाल पूछा है, राष्ट्रीय आंदोलन में नमक सत्याग्रह के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 2022 के अंदर पूछा गया है। और अथवा के अंदर आपसे पूछा है 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन का वर्णन कीजिएगा। ठीक है ना। तो ये आप देख लेना। और इसके अलावा मानचित्र है, मैंने कहा आप है मानचित्र नीचे दिया गया है, इसको सही ढंग से देख लेना और इसको एक अपनी कॉपी के अंदर लिख लेना है। और इसके अलावा कॉपी के अंदर नहीं लिखो तो कोई ज़रूरी नहीं है, आपको PDF में भेज दूंगा। और जब आप पेपर देने जाओ ना, तब एक बार सुबह है ना 10 के 10 मॉडल पेपर के मानचित्र देख के चले जाना। मानचित्र गलत नहीं होगा, मानचित्र का टेंशन लेना नहीं है। बस आपको आराम से अन्य चीज़ों पर बार बार रिवीजन करते रहना है। तो साथियों, ये मॉडल पेपर आपको कैसा लगा है? 5वां मॉडल पेपर हमने कंप्लीट करवा दिया है। अब हमारे 5 और रहे हैं तो जल्दी हम हल करवा देंगे। इतिहास के अंदर अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो इन 5 मॉडल पेपरों को सही ढंग से पढ़ लेना साथियों। मैं कहता हूँ आपके 70-80% है आराम से बन जाएंगे इतिहास के अंदर। ठीक है। तो साथियों, एक बार अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।